बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है। हमारी बेस्ट विशेस आपके दिन के साथ साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आई मीन आज का दिन आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो, ये हमारी दुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है। हमें मालूम है PSL 9 का ऑफिशियल एंथम कल जारी किया गया। बहुत क्या कहना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सॉन्ग्स, इसके बारे में लोग कह रहे थे कि कब आएगा। सो कल फाइनली आ गया। आई एम अ बेग अली जफर, इस गाने को उन्होंने गाया है। लोगों ने इस गाने के ऊपर मिला जुला रिएक्शन दिया है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा, लेकिन बहरहाल इस गाने में दोनों फनकार हमें परफॉर्म करते नजर आते हैं। टाइटल है इसका खुल के खेल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तराना अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया। अली जफर के मुताबिक ये तराना पहले तरानों की तरह फेमस होगा, लोग इसे पसंद करेंगे। HBL PSL 9 का एंथम हमने आपको सुनाया। बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। इसलिए पसंद किया क्योंकि अली जफर इज बैक। बहुत सारे लोगों ने इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि अली जफर इज बैक। और मजबूरी तौर पर अगर हम इस गाने को देखें, हमने वैसे आपको थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि गाना बिल्कुल सिटी बजेगी की तरह इस गाने का जो पैटर्न है वो आपको मिलेगा और बिल्कुल तकरीबन उससे जो ट्यून है वो मिलती जुलती है इस गाने की। अगर मुझसे ज़ाती राय पूछी जाए तो मैं कुछ खास खुश नहीं हुआ इस गाने को देख के। इससे पहले आई वॉज जस्ट एक्चुअली सीइंग द होल सीरीज ऑफ PSL एंथम्स, और जो पिछले 8 सीरीज़ के गाने कमाल ही हैं एक हद को छोड़ के। बहरहाल देखते हैं जी किस तरह से लोग मजीद इस गाने को सराहते हैं या नहीं। PSL में क्रिकेट कैसी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उसके कप्तान चेंज हो गए हैं आफ्टर 8 सीजन्स, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक चेंज है। रोली रोसो नए कैप्टन होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी टीमें हैं वो भी बड़ी एंथुजियास्टिक है अपनी टीम्स को लेकर, अपने प्लेयर्स को लेकर। तो कैसा टूर्नामेंट होता है इस पर भी हमने बात करते रहना है। दूसरी जानिब सियासी मैदान के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला जारी है। एक घड़ी एक जमात ऊपर, घड़ी एक जमात नीचे, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मरकज़ के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ है। हमने बड़ी खबर में पॉलिटिक्स को ही डिस्कस करना है। सो देखते हैं आज की बड़ी खबर। तो जनाब तमाम जो सियासी पंडित हैं उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। वज़ारत उज़्मा का ताज नून लीग के सर सजने का भी बाज़ाबिता फैसला हुआ है और नून लीग भी इस चीज़ के लिए तैयार है। मैं तो कहूँगा इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, जिसमें PDM प्लस सरकार की कमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द होगी। और मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, हालांकि उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है बकौल उनके, वो नहीं आ रहे, तो इस पे भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी अपनी पार्टी के। अगर हम गुज़िश्ता PDM के दौरे हुकूमत की बात करें तो इसमें सरबराही की थी मौलाना फजलुर रहमान ने। कल उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम नून लीग को भी कहते हैं कि आए अपोजिशन में बैठें। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। उन्होंने कहा जी हमारी नज़र में पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी है। लगता ऐसे है कि फैसले ऐवान में नहीं अब मैदान में होंगे। इंतखाबी धांधली के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 2018 में जो धांधली हुई थी उसका मौलाना फजलुर रहमान जो कि अमीर हैं, उन्होंने इस इंतखाबी प्रोसेस पे, इसके नताइज पे सवाल उठाए और इनको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप नून लीग से, उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। मजीद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को मैं दावत देता हूँ कि अपोजिशन में बैठ कर पॉलिटिक्स करते हैं। इससे कबल आपको याद है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी ने अंदरूनी सिंध कराची में और अंदरूनी सिंध के अंदर जो मुबैना धांधली है इस पर उन्होंने बात की थी, मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान किया था। और इसी नाराज़गी के हवाले से हम अगर बात करें तो इस नाराज़गी के पीछे राज क्या है, मौलाना क्यों नाराज़ है? मौलाना तो हर पॉलिटिकली हर गवर्नमेंट के सेटअप का हिस्सा होते हैं। इस दफ़ा ऐसा क्या है कि मौलाना इतने एग्रेसिव हमें नज़र आते हैं? क्योंकि मफामत की पॉलिटिक्स वो करते हैं, वो कर लेते हैं। दूसरी जानिब पंजाब की अगर बात करें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना रोल भरपूर प्ले करना शुरू हो गई हैं जब से उनको नामजद किया गया है। एंड शी स्टिल बिजी टू एंगेज मोर पीपल टू बी द पार्ट ऑफ हर टीम इन पंजाब। सियासी तौर पर उनकी कोशिश जारी। अभी मुझे इतला मिल रही थी कि कोई 151 तक जो अरकान हैं वो साथ हो चुके हैं नून लीग के। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो तर्जुमान तो नहीं है पार्टी के लेकिन बड़े सरकर्दा हैं, और वो इस हद तक सरकर्दा है कि मैंने देखा है कि अब लोग बड़ा उनको वैल्यू करने लगे। उनसे भी लोग शर्ट साइन करवाते हैं शेर अफजल मरवत साहब से। उनकी वजह शोहरत भाई तो एक लड़ाई है, इसके अलावा मुझे तो नहीं याद कि उनकी कोई ख़ास खिदमात है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से उन्होंने आके टेलीविजन पे ये बताया कि जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है और इस पर जो दस्तयाब क़यादत है, अलीमा खान है, शहरियार आफरीदी हैं, शानदाना गुलजार MNA जो बनी है, उन्होंने बैठकर डिस्कशन की। शेर अफजल खान के मुताबिक जी पीपल्स पार्टी ने इंदिया दिया है कि जो आपकी सीट्स हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम एतराज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने इंदिया दिया है कि हमारी तरजीह नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो फैसल करीम कुंडी साहब जो कि असल में सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने शेर अफजल मरवत की इन बातों के कॉमेडी शो करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई संजीदा सियासतदान बात करे तो तब भी हो सकता है, और समहाउ उन्होंने वो इंडोर्स नहीं किया कि जरदारी साहब ने ऐसा कुछ राब्ता किया है। मुलाकातें और फिर उसके बाद अब हुकूमत की फॉर्मेशन बड़े अहम मरहला जात हैं जिसके ऊपर मुसलसल बात हो रही है। ये राब्ते रवाबित कहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें हमने एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेनी है और साथ साथ हम अपने सवालात का सिलसिला तो जारी रखेंगे क्योंकि हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है कुरेदना सिचुएशन को किस वक्त क्या। हमारे साथ शौकत पराचा मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, साफ़ी हैं, उनसे ज़रा इस बात पे तजिया लेते हैं। गुड मॉर्निंग शौकत पराचा साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो मरकज़ का निज़ाम हुकूमत है इस में आपकी मालूमात के मुताबिक इस वक्त क्या पिक्चर है हमारे सामने, अगर आप रख पाएं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपकी नवाजिश। हालांकि नवाजिश साहब जो है इसको अपने पैमाने से देखते हैं और मेरे कमेंट्स को वो अपने पैराए में सुनते हैं। हमारे मुश्तरका दोस्त है जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिर अभी आपके सवालों का जवाब देना है, फिर उनके सवाल का जवाब जी। मरकज की पिक्चर तो ऑलमोस्ट क्लियर होती जा रही है और वो इस हवाले से कि नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी, नून लीग की मिनिस्ट्रीज होंगी, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ बनेंगे। अब बाकी प्रेसिडेंसी के हवाले से वो तो उसी रात को क्लियर कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि साबिक सदर आसिफ जरदारी हमारे उम्मीदवार होंगे। और मियां शहबाज शरीफ ने, अगर आप गौर से वही लाइन दोबारा सुने तो उन्होंने साबिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जब वो आसिफ जरदारी साहब के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ जरदारी, तो दैट्स अ फॉरगोन कंक्लूजन सो फार। हाँ, अलबत्ता स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, फिर गवर्नर लगने हैं। पंजाब चलें, पंजाब तो नून लीग की अपनी पंजाब में हुकूमत है, सिंध का गवर्नर लगना है, वो MKM का नॉमिनी होगा। ये जैसे कामरान टेसूरी साहब हैं, KP के गवर्नर लगने हैं, बलूचिस्तान के गवर्नर लगने हैं। मसलन जो अभी KP के गवर्नर हैं वो तो बड़े क्लोज रिलेटिव भी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो ये सारे आईनी होते हैं, ये भी जाने हैं कहीं ना कहीं। तो पिक्चर जो है वो काबीना बननी है। काबीना के हवाले से भी कुछ नाम तो ऐसे हैं नून लीग में जिनका मालूम है कि उनको क्या पोर्टफोलियो मिलना है, बाकी वो अपने काबीना बना लेंगे। बजट आना है। उससे पहले मौलाना का आपने जिक्र किया, बड़ा अहम है क्योंकि हमने अब तक तकरीबन अपनी इस याददाश्त में माजी करीब में आपका तजर्बा ज्यादा है, हमने जो देखा है मौलाना साहब अमूमी तौर पे हुकूमतों का हिस्सा होते हैं और वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा निकाल लेते हैं उन पॉलिटिकली। एक सियासतदान के लिए जरूरी भी होता है समहाउ टू डिलीवर कि आपके पास पावर हो, फंड्स हो और फिर आप आगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करें। इस दफा बहुत नाला नजर आ रहे हैं, इस हद तक नाला है कि वो नून लीग को भी कह रहे हैं कि मत जाएं हुकूमत की तरफ और अपोजिशन में बैठे। इसकी क्या वजह है? एक तो कोई भी पॉलिटिशियन बात करे कि वो सिंपल और स्ट्रेट, उसका कभी भी मीनिंग नहीं होता। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बात करें तो उसका तो बहुत ही और मीनिंग होता है। मुल्क में अगर मैं कहूँ, मेरी अपनी राय मैं दूं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान दो ही पॉलिटिशियन हैं जो वाकई पॉलिटिशियन के उस क्राइटेरिया पे आते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब कुछ हो जाता है तो फिर पता चलता है अच्छा वो जरदारी साहब ने लाहौर एयरपोर्ट पर बैठकर जो कहका लगाया था, तो अब इसका ये नतीजा निकला है कि उस वक्त की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत बच गई थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया, नंबर 1 मुझे अपने जराए से जो इंफॉर्मेशन किया, आपने बात की, मौलाना साहब बड़े अरसे से ख्वाह थे कि इस इलेक्शन के नतीजे में वो सदर पाकिस्तान बने, वो ऐवान सदर में, जिसका उन्होंने कुछ अपने करीबी दोस्तों साथियों से इजहार भी किया था।
अच्छा, उसके बाद अभी मैंने आपसे बात की, स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा आना है, डिप्टी स्पीकर का आना है, चेयरमैन सेनेट बनना है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनना है। फिर खास तौर पर बलूचिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो वाकई कोalition होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक नंबर आ गया है, फिर नून लीग है, फिर मौलाना फजलुर रहमान है। तो मौलाना साहब क्यों नहीं कह लेते, क्यों नहीं सोच सकते, मौलाना साहब क्यों नहीं ख्वाहिश कर सकते कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर उनका होना चाहिए, एक आध सीट का फर्क है। अच्छा, उसके बाद एक चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मौलाना साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, पीटीआई के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमारा जिस्मों का झगड़ा है, सोच का झगड़ा है, जिस्मों का झगड़ा नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको एक खास कॉन्टेक्स्ट देख रहा हूँ उनके अपने आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान के कॉन्टेक्स्ट में, कि अली अमीन खान गंडापुर को पीटीआई ने चीफ मिनिस्टर नामजद किया है। वो बिल्कुल उसी हल्के से हैं जहां से मौलाना साहब उनसे इस्तीफा भी हारे हैं। तो एक मौलाना साहब कोई ग्राउंड तो बना रहे हैं कि कम से कम जो को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो रहे। और डीआई खान में इनके वालिद साहब भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये तीसरी बार शायद डीआई खान को ये ऑनर मिल रहा है। और शायद ये इसकी वजह वो एग्रेसिव बयानात भी हैं, आपने अगर सुने हो गंडापुर साहब के जो बयानात हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं। मैं तो उनके एक बयान को सुन के हैरान रह गया, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि मेरा अल्लाह जन्नत और मेरी नेकियां इन लोगों को दे दे, बस मुझे वोट दे दे और एक मौका दे दे ताकि मैं इंतकाम ले सकूं, मैं हिसाब ले सकूं। इस तरह की बात वो कर रहे हैं एक वीडियो स्टेटमेंट। अली अमीन खान गंडापुर के सिर्फ बयानात एग्रेसिव नहीं है, उनकी तबीयत, उनका जो स्टाइल है वो भी एग्रेसिव है। अनायतुल्लाह खान गंडापुर एक और चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त के NWFP यानी KP के। उनके दो बेटे असरारुल्लाह खान गंडापुर गवर्नमेंट में ही थे पीटीआई की, जब उन पर दहशतगर्दी का हमला हुआ और वो शहीद हुए। फिर एक और उनके बेटे इकरामुल्लाह खान गंडापुर, वो भी दहशतगर्दी में शहीद हुए। उन दोनों के मर्डर का इल्जाम भी इन्हीं पे लगा, अली अमीन खान गंडापुर पे। तो तबीयत उनकी एग्रेसिव है। और एक इंप्रेशन तो ये है ना कि उनको चीफ मिनिस्टर की नामजदगी इसलिए की गई है कि तसादुम रखना है मरकज के साथ टकराव रखना है। और आने वाले अच्छा, चले थोड़ा सा मरकज की तरफ आते हैं। इस वक्त वाहिद शख्सियत जो बहुत खुश हमें मरकज के अंदर PMLN में नजर आती है, वाहिद से मुराद मेरी ये है कि वन ऑफ द फ्यू वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो मुलाकातों के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी बहुत मुतमईन नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो PMLN का वोटर है, इनफैक्ट अभी तो ये जुबैर साहब की, मोहम्मद जुबैर फॉर्मर गवर्नर की एक स्टेटमेंट मेरे सामने है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया गया। ऐसी आवाजें पार्टी के अंदर से भी उठ रही हैं। अगर आप ट्विटर पे हों, आप देखें तो वहां पे भी लोग जो इनके बड़े डाई हार्ट फॉलोअर्स हैं, इनके कैंपेन रनर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आपका क्या टेक है, ये एक्चुअली चल क्या रहा है नून लीग के अंदर, और नवाज शरीफ के साथ किसने ठीक नहीं किया, ये क्या बात हो रही है? नंबर वन, कुछ नून लीग के लीडर, आपको मालूम है राइट फ्रॉम 2017-18 चौधरी निसार अली खान थे जी। वो और बातें करते रहे और उन्होंने कहा बच्चे गैर सियासी होते हैं। फिर अभी जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, सीनियर नायब सदर बनाया गया इलेक्शन से कुछ महीने पहले, तो शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए। उसी कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद जुबैर साहब भी काफी अरसे से ये बातें कर रहे हैं। अभी तो खैर वो मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में ये कह गए कि ना इंसाफी हुई, उससे पहले फिर वो क्यों ऐसी बातें करते रहे, या पार्टी से क्यों डिस्टेंस किया हुआ था। जो PDM की गवर्नमेंट बनी 16 महीने की, उस वक्त से इन सब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अदार है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना एक अंदाज़ फिक्र है, जिस फिक्र में वो मुसलसल अपने आप का इजहार करें, उनकी मर्जी है। लेकिन देखें, मियां नवाज शरीफ साहब आए तो इसीलिए थे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान बने। वो जब लंदन से आए थे, मियां शहबाज शरीफ भी बार बार कह रहे थे कि हाँ, लेकिन इलेक्शन से पहले ही मैं आपको वादे कर दूं, ये फीलिंग थी इस्लामाबाद में, ये इंप्रेशन था कि अगर अक्सरियत नहीं मिली, कोalition बनानी पड़ी, तो फिर मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, मियां नवाज शरीफ नहीं होंगे। लेकिन कोई देयर इज नो ग्रेटर लॉस फॉर मियां नवाज शरीफ। आप देखें ना, पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला अगर मरियम नवाज शरीफ नामजद हुई हैं और वो बन भी जाएंगी, नंबर पूरे हो गए, तो मियां नवाज शरीफ को भी कोई ऐसा सच नुकसान नहीं है, नहीं, लेकिन जो चाहते थे। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता बड़ा अहम है ना। वो नुक्ता ऐसे अहम है कि जब
नवाज शरीफ साहब नहीं थे पाकिस्तान में और शहबाज शरीफ साहब बुरा परफॉर्म कर रहे थे, नहीं परफॉर्म कर पाए थे, बल्कि ये भी कह सकते हैं उस तरीके से जो लोगों को उम्मीदें थी पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो उस वक्त नून लीग के वोटर के पास एक दलील मौजूद थी कि जी मियाँ साहब तो है नहीं, पॉलिसीज तो मियाँ साहब की होती हैं 4 साल, और मियाँ साहब ने अपनी कैंपेन में भी 16 महीने अपने भाई की हुकूमत का जिक्र नहीं किया। वो 5 रुपए की रोटी का जिक्र करते रहे, हालांकि 20 रुपए रोटी उनके भाई के दौर में हुई थी। वो पुराने पेट्रोल का जिक्र करते रहे, शहबाज शरीफ वाले पेट्रोल का जिक्र नहीं करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हुकूमत को मुख्तलिफ रखा। तो अब क्या, जब दोबारा शहबाज शरीफ हैं और खुदा न खास्ता उसी चैलेंज का शिकार ये हुकूमत होती है, तो क्या उसके जिम्मेदार सिर्फ शहबाज शरीफ ही होंगे या अब नवाज शरीफ भी होंगे और वो जो एक हथियार था वो नहीं रहेगा नून लीग के पास? देखें, हालात तो इसी तरह टाइट होंगे, ये मैं आपको पहले से फोरवार्न कर रहा हूँ, आपके नाजरीन को बता रहा हूँ। IMF के साथ अभी टॉक्स होनी है। हमारी वो कहते हैं कि जो आप खर्च रहे हैं वो आप कमा भी रहे हैं या नहीं, वो जो गैप है वो कैसे पूरा करेंगे। IMF का सादा फार्मूला होता है कि जितनी आपकी स्पेंडिंग है उसके अगेंस्ट अपनी इनकम बता दें, और उसमें फिर इनकम बढ़ाने का, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, रेमिटेंसेस नहीं बढ़ रही, इनकम तो है नहीं, उसका यही होगा कि फिर गैस बढ़ाओ, फिर बिजली बढ़ाओ, फिर यूटिलिटीज बढ़ा दो, टेलीफोन बढ़ा दो और घी बढ़ा दो, GST यानी लगाकर आप टैक्सेस लगा के कीमत बढ़ेगी। जब ये सारे मेजर्स होंगे तो अनपॉपुलैरिटी तो होगी, लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कहते रहे अपनी तकरीरों में कि उनसे हम कट करके लोगों को फराहम करेंगे, अब वो तो खैर उनकी हुकूमत नहीं बन रही, ना वो काबीना में बैठ रहे हैं। इसलिए मियां साहब का जो पार्टी को एडवांटेज है, मैं एक बात कर दूं, 18 महीने की जिस तरह से महंगाई की गई IMF के एग्रीमेंट के तहत, जो कि PTI की हुकूमत ने किया था, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ये मुस्लिम लीग को फिर भी बहुत सीटें मिली हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग पे डाली गई, बाकी किसी इत्तेहादी ने जिम्मेदारी ली नहीं है। उन 18 महीनों में जो आवाम का हशर हुआ, जो हाल हुआ, मेरे लिए वाकई ये एक बड़ा थॉट है कि जितने लोग नाराज थे, जितने लोग मायूस थे, उसके बावजूद नून लीग को इतनी सारी सीटें मिल गई। वो पंजाब में भी हुकूमत बना रहे हैं, वो मरकज में भी हुकूमत बना रहे हैं। तो ऑलरेडी ये कोई उनके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। अक्सर ये हमारे सियासतदान ये कुछ ताकतवर हलकों को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि वो इस जोड़ तोड़ के पीछे होते हैं जी। दे मेक एंड ब्रेक, दे आर द किंग मेकर्स, आई मीन दे कॉल द शॉट्स। डू यू थिंक दे आर कॉलिंग द शॉट्स? सीइंग जरदारी साहब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पुल आउट किया है, द वे ही हैज पुल आउट, एक्चुअली कहना चाहिए पुल आउट तो उन्होंने उस तरह से नहीं किया, बट कर भी लिया है। तो आपके ख्याल में क्या ये इंटायरली इस वक्त पॉलिटिकली ही डिसीजंस हो रहे हैं, या इसमें कहीं कोई और इन्फ्लुएंस भी है, कुछ और ऐसे अनासिर भी हैं जो कहीं ना कहीं ये सारे सिचुएशन को मॉनिटर करने के साथ साथ इन्फ्लुएंस या रन भी कर रहे हैं? एक तो पाकिस्तान में एक परमानेंट फैक्टर है, वो है इंप्रेशन का कि जी इमरान खान भी 4 साल हुकूमत करके कहते रहे कि जी उन्होंने सारा कुछ किया। तो जब उन्होंने सारा कुछ किया तो व्हाई यू वर सिटिंग इन द फ्लैग कार, व्हाई यू वर हैविंग क्रेडिट्स। एक तो पाकिस्तान में ये मुस्तकिल इंप्रेशन दे दिया जाता है। अब तो वो खाली कंधे पे, शोल्डर पे इशारा करके कह देते हैं, नाम भी नहीं लेते किसी के, और उनको भी पता है जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, इसमें तो कोई ऑफ कोर्स यस। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो स्पेस मिलती है उसमें कितना परफॉर्म किया जाता है। ठीक, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कहा जाता है कि जी SIFC बन गई तो इकोनॉमी, शबर जैदी साहब की ये फिलॉसफी है कि अब इकोनॉमिक फैसले सारे उधर से ही होंगे। भाई जितना आपके पास जितना स्पेस है, जितना आपकी एक ग्राउंड है, पॉलिसी कहाँ बनती है, डिस्कशन कहाँ होती है, क्या आर्गुमेंट्स आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो दुनिया भर में जो पैटर्न चल रहा है, स्टेट तमाम ऑर्गन मिलके उसकी पॉलिसी बनाते हैं, तमाम ऑर्गन फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया पे PTI के ट्रोल्स ने अशर किया हुआ है, जिनकी तरफ आप भी बात कर रहे हैं, वो फिर भी तो देख रहे हैं वो भी सारी चीजें। हम बार बार ये कहते हैं कि मुल्क के तमाम इदारे जिन पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि अच्छे फैसले करें और पाकिस्तान की लोगों की खुशहाली के लिए काम करें। एक तरफ हम ये कह देते हैं कि जी फलां के साथ तावन नहीं करता,
और लेकिन अगर जब वो मिलकर बैठने की ख्वाहिश हो जाए या मिलकर बैठा जाए तो फिर हम एतराज करते हैं। हमने ऑब्जेक्शन भी करना होता है, चूंकि जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी सोशल मीडिया आ गया, जो दिल करता है जो दिल करता है। अच्छा, गंडापुर साहब की चॉइस आपके ख्याल में, आपसे बात नहीं हुई गालिबन हमारी, उसके बाद आपका तजिया नहीं लिया, गंडापुर की चॉइस कैसी है? क्योंकि मैं कल शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट सुन रहा था, वीडियो स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एजुटेशनल पॉलिटिक्स का हामी हूं, अपनी उन्होंने राय दी और उसके साथ साथ उन्होंने इजहार भी किया कि अगर हमें एजुटेशन पे जाना चाहिए, हमें एजुटेशन की कॉल मिलती है तो 9 मई का बाकायदा उन्होंने जिक्र करके कहा कि रिपीट हो, अगर 9 मई बार बार हो तो भी हम करेंगे, लेकिन अपना हक हम लेंगे। कुछ इस तरह की उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की एक एग्जाम्पल भी दे दी, शायद जोश खिताबत में दे दी। तो इसको हम महज स्टेटमेंट समझें या पार्टी का माइंडसेट समझें कि जब हम पावर में आएंगे तो दोबारा से हम चीज़ों को उस तरफ लेके जाएंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये जोश खिताबत नहीं है, ये पार्टी की डेलिब्रेट पॉलिसी है। क्योंकि ये जो हॉक या हार्ड लाइनर आपने कहा, खुद लतीफ खोसा साहब भी कह रहे थे कि IMF के साथ जब टॉक्स होंगी तो हम उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे। यानी जो मुल्क को चलाने के लिए पूरी दुनिया कहती है कि आप IMF के साथ आपका एग्रीमेंट होगा तो हम आपके साथ पार्टनर बनेंगे, तो फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन आप उसको नेगेट कर रहे हैं कि हम IMF के साथ मुज़ाकरात को बैक नहीं करेंगे या ऊन नहीं करेंगे। हालांकि जब IMF या इस तरह के इदारे बात करते हैं, हुकूमत तो सामने होती है, तो अदरवाइज तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के व्याप पे बात की जाती है। अब शेर अफजल खान मरवत, व्हाट इफ के कल शेर अफजल खान मरवत को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है। ये पार्टी का आपने कहा कि ये इंडिविजुअल सोट नहीं है, ये पार्टी का माइंड सेट है। और उसी के तनाजुर में अली अमीन खान गंडापुर और ऐसे एग्रेसिव चेहरे सामने लाए जाएं जो कि इस किस्म का माइंडसेट रखते हैं। ठीक है, शौकत राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपना तजिया अलसुब हमारे सामने रखा, हल्का फुल्का तजिया जी, हम बहुत ज्यादा अलसुब लेते नहीं है। जो हमारी कोशिश होती है कि आपको एक तो पिक्चर बता दी जाए पॉलिटिकल क्या है और हमारे एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं इस सूरत हाल के ऊपर। सो इस तजिए के साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हम ऐसी जगहों और लैंडमार्क्स का तारुफ आपसे कराते हैं जो उम्मी तौर पे देखने में नहीं मिलती हैं, लेकिन बहुत ही कीमती खूबसूरत जगह हैं। आज उफेरा हमें दिखा रही हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत जगह। ये अंदरूने लाहौर की 300 साल कदीम और खूबसूरत हवेली मुबारक बेगम है। देखते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी हवेली का विजिट करवाने आई हूँ जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने खुद कदम रखा था। इस हवेली के मालकान महाराजा रंजीत सिंह के करीबी लोगों में से थे। कहा जाता है कि ये लोग जिस पर हाथ रख देते थे, महाराजा रंजीत सिंह आंखें बंद कर कर उस पर एतबार कर लेता था। मैं बात कर रही हूँ भाटी गेट में मौजूद फ़कीर खाना म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ मौजूद हवेली मुबारक बेगम की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मैडम अफरोज़ा सरमद खान मौजूद हैं जो आज हमें इस हवेली की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जी तो मैम चलते हैं, साथ हवेली जो है उसको विजिट भी करते हैं। खुशामदीद, आइए हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो हवेली है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये हवेली पुरानी कितनी है? ये 250-300 साल पुरानी है। अच्छा। और ये सैयद इफ्तिखारुद्दीन जो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के साथ काम करते थे, वो यहाँ रहते थे। अच्छा, आपको मैं दिखाती हूँ, आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये उस वक्त उनका मर्दान खाना था। अच्छा, जब कोई बाहर से कोई मर्द हजरात आते थे तो उनकी बैठक यहाँ पे हुआ जी, बैठक ये होती थी। ठीक है। और ये जो एरिया है ये सहन, और वो सामने वाला एरिया लेडीज़ एरिया होता था। अच्छा मैम, अभी आपने मुझे बताया कि ये तकरीबन 250 से 300 साल पुरानी हवेली है, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि इसको मुबारक बेगम की हवेली क्यों कहा जाता है? कौन थी मुबारक बेगम? मुबारक बेगम सैयद इफ्तिखारुद्दीन की मंजली उनकी बेटी थी। अच्छा। और एक 3 बहनें थी ये, और उनकी जो वालिद की जब डेथ हुई तो इस हवेली की हालत काफ़ी ख़राब हो गई जी। जब इनके वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त ये सैयद बाबर अली
के ज़िम्मे ये लगाया गया कि जी आपने ही इस एरिया का, इस जगह का ख्याल रखना है। और उनके वालिद की वसीयत थी कि उनको यहाँ दफनाया जाए। अच्छा। सैयद मतलब इस हवेली के साथ दफनाया जाए। तब फिर ये था कि उस दिन से लेकर आप सोचें कि सैयद बाबर, ये 3 भाई हैं, मगर सैयद बाबर अली की ज़िम्मेदारी लगी है तो वो हर इतवार यहाँ आते हैं और अपने माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं। तो मेरे नज़दीक तो ऐसा मैंने कोई भी इंसान नहीं देखा। माशाल्लाह उनके वालिदैन भी खुश नसीब हैं। और आगे ये जहाँ वो पैदा हुए थे तो सैयद बाबर अली, बाकी बच्चों का मुझे इतना आइडिया नहीं। सैयद बाबर अली के बारे में सुना है कि वो ये जो आपके बैक पे कमरा इस कमरे में? जी, इस कमरे में पैदा हुए थे। अच्छा, तो हम चल के देख भी लेते हैं। जी जी ज़रूर आए। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हवेली जो है इसमें कितने कमरे हैं और कितने मंजिला है, तो उसके बारे में बताएं कुछ। इसमें आप ये देखिए 3 कमरे और 4 तो इस एरिया में है। एक इसके बैक पे एरिया है, वहाँ पे भी एक कमरा है। तो वो एरिया इनकी जो सैयद बाबर अली की जो खाला थी वो उनका हिस्सा था। अच्छा। तो मगर वो भी उनकी औलाद कोई नहीं थी तो फिर और वो भी वैसे बस साथ ये ही- ग्राउंड फ्लोर है? जी जी, ये ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर एक कमरा है जो गार्ड्स के लिए है। ठीक है। एक ज़माना था कि यहाँ बसंत बड़े शौक से मनाई जाती थी। बिल्कुल, बसंत जो है वो तो अंदरून की खूबसूरती थी। अच्छा, तो 300 साल पुरानी हवेली है, तो जितनी वैसे मैंने अभी तक हवेलियाँ विजिट की हैं उसमें सुरंगें होती हैं, तहखाने होते हैं, तो इस हवेली में कुछ ऐसा है? इसमें एक तहखाना है। तहखाना इस तरह, वहाँ जब गर्मियाँ आती थी ना तो बाबा साहब ने ये मुझे बताया कि जब गर्मियों में हम सारे कज़न्स इकट्ठे होते थे या घर वाले भी, तो नीचे तहखाने में चले जाते थे क्योंकि वो ठंडा होता हाँ था? ठंडा। और कहते हैं एसी के उस वक्त कोई वो था ही नहीं कि कोई एसी भी कोई ज़रूरत ही चीज़ नहीं होती थी। अच्छा मैम, कमरे में तो इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर सैयद बाबर अली जो है वो पैदा हुए थे, जैसे आपने बताया। तो ये कमरे काफ़ी कंजस्टेड हैं, लेकिन अगर मैं इनकी छतों की बात करूँ तो वो काफ़ी ऊंची हैं। ये मेरा ख्याल है उस ज़माने में इनको ठंडा रखने के लिए, और उस वक्त ये थोड़ी होता था कि हमने 6 मंजिलें बना देनी है या क्या, तो इसको ठंडा रखने के लिए और अपने लिए छोटे कमरे इसलिए हैं कि आप बाहर ज़्यादा बैठते थे उस ज़माने में। तो आए आगे चलते हैं मैम, और कुछ आगे दिखाएं आगे मुझे भी इस कमरे हवेली में। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, हवेली का तो हम विजिट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या इस हवेली में कोई पुरानी चीज़ मौजूद है? जी, काफ़ी फर्नीचर तो बाद में आया जो फैमिली ने डोनेट किया, पर इसमें एक जो कुर्सी पड़ी है वो सैयद बाबर अली की वालदा मुबारक बेगम जी, जिनके नाम पे ये हवेली है। जी जी बिल्कुल, ये कुर्सी है। और इसके साथ ये 2 पालकी की तरह डंडे लगे होते थे। अच्छा, यानी उन्हें कांधों पे उठा के कांधों पे जैसा पालकी नहीं उठाई जाती, ये वैसे उनके जिस वक्त सुना है कि जब यहाँ से तो चली गई नहीं थी शादी के बाद, मगर वो अपना सारा सौदा खरीदने तो कुछ भी उन्होंने लेना है ना, खुद तो जाती थी? वो इधर आती थी। हो सकता है बाहर से दुकानदार अंदर आते हो, पर वो इस हवेली में बाहर गली से इस पे उठा के उनको अंदर लाते थे। तो यानी ये हवेली की मालकिन की कुर्सी है? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैम, कमरों का तो हमने विजिट कर लिया है, अगर मैं यहाँ की दरो दीवार की बात करूँ, यहाँ के आर्किटेक्ट की बात करूँ, तो उसके हवाले से मुझे कुछ बताएं। इसको हमने मेंटेन रखा है। इसको हमने बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि ये इसकी रेनोवेशन के चक्कर में हम इसकी हुलिया बिगाड़ दें, ऐसा नहीं है। नहीं, ये चीज़ तो है, हकीकत है, बड़ी वेल मेंटेन्ड। इसीलिए ना आज तक सैयद मुरातब अली के जो भी सैयद बाबर अली, इन्होंने यहाँ पे कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं होने दी है। यानी कि बहुत से लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि जी हमें यहाँ कोई शूटिंग करनी है या कोई प्रोग्राम करना है, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें फिर ये ना कोई दीवारों पे कुछ लगेगा, कोई तोड़ेंगे। तो हम ये ख्याल करते हैं कि अगर वाकई कोई एक्टिविटी करनी भी पड़े तो उसमें दीवारें ख़राब ना हो, वरना तो फिर इस तरह करने लगेंगे तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर अब आजकल बचा नहीं है। अच्छा मैम, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा इस हवेली के हवाले से कि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनका काफ़ी आना जाना था। जिस तरह सैयद इफ्तिखारुद्दीन उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, तो उस वक्त के बहुत से शुरफा यहाँ आते जाते थे, और उनकी जो वालदा थी बाबा साहब की, मुबारक वो बेगम, एक बहुत सुलझी हुई और बड़ी समझदार खातून थी। आसपास के अच्छे शुरफा जो थे वो आते, जैसा सैयद डॉक्टर इकबाल, इस तरह के और बहुत से लोग यहाँ आते जाते थे। अच्छा, मुबारक बेगम जो है इनका ताल्लुक फ़कीर ख़ानदान से था ना? जी जी। और फ़कीर ख़ानदान जो है वो रंजीत सिंह के काफ़ी करीब तरीन जी, लोगों में जी। से थे। बिल्कुल, तो उस सिलसिले में महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आए थे।
अच्छा मैम, हमने बातें तो काफ़ी कर दी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे एक कुआं नज़र आ रहा है, तो वो मुझे चल के विजिट कराएं, मुझे उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या ये अभी चल रहा है या सूख चुका है? नहीं, ये सूख चुका है, मगर इसको अभी हमने मेंटेन वैसे ही रखा है। अच्छा। इसकी मज़े की बात यह है कि इतने अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से इसका वो उस ज़माने में कंस्ट्रक्शन है कि आप देखिए इसके पीछे एक छोटा सा कमरा है जो यहाँ से पानी निकाल के, ठीक है, तो अंदर उधर मेरा ख्याल है उसको स्टोरेज वॉशरूम नहीं, वो वॉशरूम होगा। अच्छा, वॉशरूम है, और ये ड्रेसिंग होगा साथ। ओके। जो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्यों इस तरह कमरे इकट्ठे हैं, तो यहाँ से पानी निकला, वहाँ पे वो वॉशरूम है और यहाँ पे ये फिर ड्रेसिंग है। जबरदस्त। यानी इस हवेली का आज से 250-300 साल पहले जब ये तामीर की गई थी, उस तो वक्त भी इसका स्टाइल देख लें। स्टाइल तो था ही, लेकिन इसका पानी का निजाम भी अपना ही था। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ा मुझे अच्छा लगा आज आपने मुझे इस खूबसूरत हवेली का विजिट बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हैं। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज मैंने आपको हवेली मुबारक बेगम का विजिट करवाया। ये हवेली 300 साल पुरानी है, लेकिन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। वेलकम बैक। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। और भी हैं दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और ऐसे लाफानी अशार के खालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की बात हम कर रहे हैं, जिनकी बरसी आज मनाई जा रही है। उनका असल नाम असदुल्ला खां गालिब था। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अजीम शायर थे। उन्होंने उर्दू शायरी को नई वुस्अत अता की। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब एक बेहतरीन शायर थे और उनकी शायरी आज तक भी उर्दू पढ़ने वालों और लिखने वालों के लिए किसी बेहतरीन मवाद से कम नहीं है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में मशहूर था कि वो ज़िंदगानी के मुशाहिदात, हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और इसे बड़ी ही सादगी से आम लोगों की समझ बूझ के लिए बयान कर देते थे। इब्तदा में फ़ारसी और मुश्किल उर्दू ज़बान में शायरी करते थे। मुआसरीन के तानों के बाद आसान ज़बान, तख़य्युल और फ़लसफ़ियाना अंदाज में इस तरह ढले कि कोई और शायर उनके मद्दे मुकाबिल नज़र नहीं आता। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उर्दू के अजीम तरीन शायर असदुल्ला खां गालिब को हम याद कर रहे थे। अल्लाह उन्हें बड़ी रहमत करे। इसी पॉइंट को ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। हमारा सेगमेंट है सफ़र है शर्त, जिसमें हम आपको ट्रैवलिंग के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ लैंडस्केप्स के हवाले से बताते हैं। और आज इस सेगमेंट में क्या बात हो रही है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइम मशीन के साथ 500-700 साल पीछे की जानिब सफ़र करें, तो उसके लिए अल्तित की जो ओल्ड सेटलमेंट है, इससे खूबसूरत जगह आपको शायद ही कहीं मिले। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही कमाल जगह है। अल्तित की जो ओल्ड सेटलमेंट है, पुराने घर हैं, कदीम, एक हर दीवार और हर घर में कदामत जो है वो छलक रही है। बहुत ही खूबसूरत। और मेरे जो पस मंज़र है, ये कितना रंगीन है, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना स्पिरिचुअल है। मेरे साथ इस वक्त इरफान करीम साहब बैठे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यहाँ की जो सोसाइटी है उसके। इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्तित में जब हम आए तो बस ऐसा लगा कि एक बड़ी खुशी, बड़ी एक स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस होता है कि इंसान जो है वो कदीम वक्तों में किस तरह रहता था, और आपने इस चीज़ को बहुत हद तक बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे आपने बरकरार रखा है? अल्तित की जो ओल्ड लुक है उसको आपने बरकरार रखा है। सबसे पहले वकार साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा मैं ज़ाती तौर पे और यहाँ की कम्युनिटी की जानिब से आपके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। शुरू से आपने इस इलाके को प्रमोट करने में, टूवर्ड्स टूरिज़म, यहाँ की डेवलपमेंट में आपका बड़ा रोल रहा है। उस हवाले से पूरी यहाँ की कम्युनिटी की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी यहाँ पे सर, ये जो फोर्ट और ओल्ड सेटलमेंट है अल्तित की, ये आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको हुंजा के जो, जिस तरह आपने कहा कि 700-800 साल या 1000 साल पहले जो यहाँ के लोगों की बुदबाश्त, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, वो आपको उसका इमेजिन आपको यहाँ पे नज़र आएगा।
तो यहाँ पे सर सबसे पहले तो आगा खान ने जो कल्चरल सर्विसेज है उनके हम ममनू मशकूर हैं। उन्होंने यहाँ पे आके फोर्ट की जो रेनोवेशन और उसके अलावा ये ओल्ड सेटलमेंट में पुराने ज़माने में यहाँ पे लोग बहुत जो है ना वो लो रिसोर्सेज बहुत ही कम जो है ना रिसोर्सेज में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो उन लोगों की और यहाँ की कम्युनिटी की कोलैबोरेशन में यहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इवन इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वो सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है और लोग अब बड़ी खुशी से कोई चीज़ हमें बाहर नजर नहीं आती सर बिल्कुल। तो ये एक आगा खान कल्चरल सर्विसेज और यहाँ की लोकल कम्युनिटी की कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट हुआ है और यहाँ पे जो अभी लोग रह रहे हैं ये बड़े सुकून आराम से बेसिक फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल है। अलतित की ये जो ओल्ड सेटलमेंट है ये पहले तो बिल्कुल ओपन हुआ करती थी, बट मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो अगर कोई टूरिस्ट देखना चाहे तो कुछ ऐसी गलियां हैं जो वो देख सकता है? बेसिकली सर ये तकरीबन ये टूरिस्ट के लिए ओपन है, लेकिन अगेन यहाँ पे 147 ओल्ड घराने हैं जहाँ पे लोग यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं। अब टूरिज्म का फ्लो इतना बड़ा कि टूरिस्ट में भी बहुत मुख्तलिफ टूरिस्ट आ जाते हैं। तो उसमें जो है ना लोकल लोगों की थोड़ी सी जो है ना रिजर्वेशन सामने आई, तो उसमें हमने एक वो पोर्शन रखा है कि जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे आके ओल्ड सेटलमेंट का विज़िट बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो बैचलर्स आते हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी, तो लेकिन लोकल बंदे के साथ वो भी आराम से आके विज़िट कर सकते हैं। एक्चुअली 147 घर हैं, डे टू डे जो आपकी रूटीन है लाइफ की वो शदीद डिस्टर्ब होती है सयाहों के एक ख़ास किस्म के रवैये से। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक रवैया जो कि बहुत ही मनफी है वो है कि बग़ैर इजाज़त के तस्वीर खींचना। और मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पे आप डे टू डे लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हो तो वहाँ तो इजाज़त के साथ भी मेरा ख्याल है कि तस्वीर खींचना जो है वो अगले बंदे की ज़िंदगी को एक डिस्टर्बेंस होती है। तो वो कुछ रवैये यकीनन ऐसे मनफी आए कि जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुई। बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ये जो अलतित की जो ओल्ड सेटलमेंट है इसमें आप आ सकते हैं। इसके हवाले से जो ये जितनी भी आबादी है यहाँ पे जो लोग हैं 147 ये यहाँ से माइग्रेट भी हुए या तकरीबन सारे घर अभी तक यानी उनके बासी मौजूद हैं? तो क्या स्टेट्स हैं आपके? वक़ार साहब पुराने ज़माने में ना जब यहाँ पे ये स्टेट हुआ करता था और यहाँ पे मीरी निज़ाम कहते थे, हमारे राजे थे, तो उनके ज़माने में ये जो आपको गेट नज़र आता है यहाँ से बाहर कोई भी घर नहीं था, सारे लोग यहाँ पे इसके अंदर ही रहते ये थे। था ये वर्ल्ड सिटी जिस तरह है, वर्ल्ड सिटी जिस तरह, इसके बाहर जो है ना वो टावर्स, वॉचिंग टावर्स, तकरीबन 12 से 15 वॉचिंग टावर्स थे। तो सारे लोग जो है ना इसके अंदर रहते थे। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि वो हमारे किंग की तरफ से, राजे की तरफ से बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप जो है ना हमारे जो इरिगेटेड फील्ड्स है वो ख़राब ना हो। और उस ज़माने में हम टोटली डिपेंडेंट थे अपने इस पे, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आता था। तो वो पूरा साल जो है ना हमने अपने वो छोटे छोटे खेतों से गंदम और जो भी है वेजिटेबल्स वो सारा बना के उसी पे हमने पूरा साल गुजारा करना होता था। तो वो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। जब स्टेट यहाँ पे ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ से लोग माइग्रेट नहीं, जैसे कि दो भाई अलग होते हैं तो एक भाई इस सेटलमेंट के अंदर रहा तो दूसरे भाई ने बाहर अपने फील्ड में नया घर बना लिया। यहाँ की जो ख़वातीन हैं और जो अम्मा हैं जी सर, तो वो जब भी मेरे जहन में उनका ख्याल आता है तो वे ख़ास हाथों की वो ये दुआया है, यानी जिस तरह अम्मा इस तरह करती हैं हाथों को एग्जैक्टली सर, ये दुआ देती हैं। बिल्कुल दुआ देती हैं सर। ये एक ट्रेडिशनल जो है ना हमारे ख़वातीन जब भी उनके भाई या उनके बेटे जब सामने से गुजरते हैं तो ये एक लोकल एक ट्रेडिशन है, वो हाथ इस तरह करती हैं और साथ में वो दुआएं देती हैं, मतलब आपको किसी बुरी नज़र से बचाएं। ये जो वो जो एक स्टाइल है हाथों का वो इस तरह की। और ये जो अम्मा वगैरह हैं ये यहाँ पे आके ये जो जगह है यहाँ पे फेस्टिवल्स भी होते थे, अभी भी होते हैं? एग्जैक्टली सर, अभी भी होते हैं। ये हमारा कॉमन स्पेस है और ये जो अलतित गांव है ये कदीम ज़माने में कल्चर का गढ़ था पूरे हुंजा का। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट विलेज भी है, फर्स्ट कैपिटल भी है क्योंकि राजे यहाँ पे रहते थे। कुछ अरसे के बाद वो राजे शिफ्ट हो गए बल्तित, तो ये फर्स्ट कैपिटल भी था और सेकंड ओल्डेस्ट विलेज भी है। और उसके साथ साथ ये कल्चरल जो है ना वो हब, यहाँ पे सारे फेस्टिवल
शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पे सेलिब्रेट होती थी। और जो ये हमारे ख़वातीन है सर, ये तकरीबन अभी रिटायर्ड है, लेकिन माशाल्लाह वो फारिग बैठने की इनकी आदत नहीं है, तो वो कोई ना कोई करते रहते हैं। अब ये अम्मा जो है ना अपनी वो टोपी अपने लिए ही तैयार कर रही है ये। और उसके अलावा ये सर हुंजा की एक तारीख़, अभी जो तारीख़ी चैप्टर्स हमें मिलते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे एजुकेशन स्कूल वगैरह नहीं था, तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात थे वो मर्द हजरात बाहर उधर बैठते हैं उनकी जगह और ख़वातीन इधर बैठती हैं। तो ये अपने जो इन्होंने सुना है और इन्होंने जो देखा है, इन्होंने जो अपने एल्डर्स से सुना है वो बातें, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है एक्सपीरियंस, वो फिर बातें स्टोरीज करती रहती हैं। तो यंगस्टर्स वो सुनते हैं, तो फिर वन डे वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो अपने छोटे साइकिल है। तो वो इसी तरह जो है ना पुरानी बातें। हुंजा कैप मैं यंग जनरेशन में नहीं देख रहा, नहीं देख क्या रहा सर, वजह? बिल्कुल। शायद सर अब लाइक इसको हुंजा जो है वो कल्चर के वाले से बड़ा सेंसिटिव है, अपने कल्चर के वाले से। लेकिन जो नई नस्ल है, मतलब अगर वो दोबारा से अडॉप्ट करती है तो ये है तो बहुत खूबसूरत चीज़। जी सर। तो कुछ मैंने देखी हैं, कुछ स्पेशली कल्चरल डेज पे यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की बच्चियां जो हैं वो पहनती हैं, बट अभी रेगुलर नहीं पहन रही। रेगुलर नहीं पहनती है सर। अभी आपने कोई 80s 19th सेंचुरी की अर्ली की जो है ना, अब कोई अंग्रेज़ों ने फ़ोटोज़ बनाए हैं, अगर वो फ़ोटोज़ आप देख लें तो वो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक, तो ख़वातीन वो अपने कैप में हैं और मर्द हजरात वो अपने कैप में, सब ने पहना हुआ है। लेकिन स्लोली ये कैप का कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो पुराने लोग हैं, अम्मा हैं या बुज़ुर्ग हैं, ये थोड़ा सा इनके अंदर वो होता होगा कि ये जो तब्दीली है और ये सडन है अचानक, पहले तो सदियों एक जैसा रहे, तो ये तब्दीली इन्होंने अपने सामने देखी है। और डेफिनेटली ये उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे कई चीज़ों के साथ, बिल्कुल, स्पेशली जो कल्चरल हैं, और वो कि जो नई नस्ल है वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह ही हैं ये जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, उनके लिए काफ़ी शॉकिंग है। और अभी जो हुंजा जिस लेवल पे है, मतलब ये हुंजा एजुकेशन के हवाले से 96% मेल फीमेल एजुकेशन रेशो पूरे पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पे लिया जाता है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, इस तालीम के साथ साथ जो मॉडर्न, जो अभी ग्लोबल जो कम्युनिटी का हम हिस्सा बनते जा रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम अपने कल्चरल के वो हमसे डिफरेंट छूटते जा रहे हैं। तो वो एक शॉकिंग है सर। छोटी बच्ची है, इधर को बुलाइए, इधर प्लीज कम है, आ जाओ इधर, खोल रुआ। ओके, ये आपका इधर आ, ये सामने हमारे साथ आके बैठ जाओ जी, ये तो यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, आपका नाम? शायरा। और आप पढ़ती हो? हाँ। तो ये बताओ कि ये आपका प्ले ग्राउंड है, यहाँ आप खेलती हैं? अच्छा लगता है? और आप मुझे बताओ, आपने वो अच्छी सी जो कैप होती है, जो अम्मा कैप पहनती हैं, वो आपने कैप तो नहीं पहनी? कैप नहीं पहनी? कैप पहनती हो? अच्छी नहीं लगती? गर्मी लगती है? ओके ओके ओके। आपके स्कूल का नाम क्या है? डीजे। क्या? डीजे स्कूल में पढ़ती हैं आप? डीजे तो बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ आपको म्यूजिक पढ़ाते हैं? म्यूजिक नहीं पढ़ाते अभी? ये थोड़ी सी बड़ी होगी फिर इसको म्यूजिक पढ़ाएंगे। तो आपको म्यूजिक अच्छा लगता है? हाँ, आप डांस भी करते हो? वाह 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 वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अपना प्ले ग्राउंड पे खेलो। थैंक यू। ये था सफ़र शर्त का जो एपिसोड, और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप फैमिली के साथ आएँ, तो ज़रूर आइए अलतित की इस ओल्ड सेटलमेंट में। देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने अपना जो ओल्ड है उसको गोल्ड बनाया हुआ है। और हमारी तरफ जो नीचे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि ओल्ड हैं, और उसको जब आप न्यूनेस की एक शेप देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उसको ओल्ड की ही शेप अगर दी जाए या उसको उसी शक्ल में रखा जाए, तो वो क्या खूबसूरत चीज़ें हैं। हमारे पास हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, लेकिन अगेन उसके लिए ख़ास असासियत चाहिए, ख़ास सेंसिटाइजेशन चाहिए, जो कि यहाँ पे अलतित में ओवरऑल और लाइक हुंजा में और ओवरऑल यानी गिलगित बल्तिस्तान में अमूमी तौर पे वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे थे इस वक्त स्कर्दू और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें, कल्चर, लोग
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब हमारे पास क्योंकि सियासी सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि उस पर ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ अपडेट्स आती रहती हैं। तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने की बिल्कुल पोजीशन में जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मरकज़ में भी इनफेक्ट उनका ख्याल है कि हम बना सकते हैं अगर हमारी वो सीट्स वापस मिल जाएँ जो कि इस वक्त मामला जिनकी अदालत में। हमारे साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनसे ज़रा बात करते हैं। फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू CM भी रहे हैं और उसके साथ साथ अहम रहनुमा हैं, तो उनसे ज़रा KP के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सैफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइए जी, ताज़ा तरीन क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंची आपकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी JI के हवाले से, जमात इस्लामी के हवाले से, उसके बाद फिर क्या प्लान B क्या बना आपका? देखें, जहां तक हुकूमत साजी का ताल्लुक है उस सिलसिले में तो मामला चल रहे हैं, अभी तो उसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि जैसी कौमी असम्बली का जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और जब ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस पर कोई हतमी ऐलान हमारी तरफ से आएगा। जहां तक ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा में, तो यकीनन हमारी काफी हद तक जो मेंबरान हैं वो तो इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ पर सीटों पर अभी डिस्प्यूट बाकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी और अदालतों में भी मामला ज़ेर इल्तिवा है, तो वो भी उम्मीद है कि चंद दिनों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने मेंबर्स हमारे एग्जैक्टली इस वक्त असेंबली में हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो बिल्कुल वादे है कि हमारी ही बनेगी, क्योंकि हमारे अलावा किसी के पास तो नंबर्स मेजॉरिटी जी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें किस सूरत में जाया जाएगा ये वो इशू है कि उस पर हमारी कानूनी टीम भी गौर कर रही है, हम मुख्तलिफ एंगल्स का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि या तो हम आजाद हैसियत में बैठेंगे सूबाई असम्बली में और हुकूमत बनाएंगे, और या फिर हम जो है किसी पार्टी के कवर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इसमें कई टेक्निकल और लीगल कंसिडरेशंस हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं। इंशाल्लाह करीब उनका भी हम वाज़े तौर पर कोई तो जमात इस्लामी ने तो वाज़े तौर पे कल जो उनकी स्टेटमेंट चली, उनके तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी हमारा अलायंस नहीं हो सकता क्योंकि आप मरकज़ में हमारे साथ नहीं जा रहे। ऐसी कुछ खबरें आई, आप तस्दीक कीजिएगा। तो क्या अभी आपकी बातचीत चल रही है, क्या हम जमात इस्लामी के इस इनकार को हतमी समझें, या फिर अभी बात आप कह रहे हैं कि नहीं अबूरी है, हतमी बात हो सकती है अभी इसके ऊपर? नहीं, देखें, जमात इस्लामी की बात जो बयान था उसकी वजह से काफी गलत फहमियां मैं समझता हूँ फैली हैं, जिनका हमने बार बार मीडिया पे उसको क्लियर भी करने की कोशिश की, और उसमें बुनियादी बात ये थी कि जमात इस्लामी के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं हो रहा था। ठीक है। जमात इस्लामी की उस वक्त सूबाई असम्बली में 3 सीटें थी जी। और हमें लीगली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि कोई ऐसी पार्टी जिसकी सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी हो, हम उसी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा असल मकसद ये था कि हम ज्वाइन करने के बाद रिजर्व सीट्स ले सकें, बिकॉज बतौर आजाद मुंतखब अरकान हम रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो हमारा मकसद था। उस सिलसिले में जमात इस्लामी से जब बात शुरू हुई, फॉर्मली भी नहीं थी वो, इनफॉर्मल बातचीत थी, लेकिन इस दौरान जो है जमात इस्लामी अपनी वो 3 सीटें लूज कर गई। तो उसके बाद फिर कोई जवाज या सेंस नहीं बनती इत्तेहाद की बात करनी थी। जमात इस्लामी हमारी साबिक इत्तेहादी रही है और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान तो बैर साहब अब क्या फिर ऑप्शंस हैं? अगर जमात इस्लामी नहीं है तो फिर आज़ाद ही बैठने का आपका इरादा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, या कोई और पार्टी किसी से बात हो रही है, या हो रही है तो किस पार्टी से हो रही है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स पे सोच रहे हैं। उसमें जैसे इशू ये है कि सूबाई असेंबली में उस पार्टी की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, और फिर उस पार्टी ने इलेक्शन से पहले रिजर्व जो सीट्स हैं उनके लिए अप्लाई भी किया होना जरूरी है। तो ऐसी पार्टी इस वक्त हमारे सामने सूबाई असेंबली में तो मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी थी लेकिन वो अब नहीं रही। तो और जो पार्टियां हैं उनके साथ तो हमारा नजरियाती इशू भी है और हम उनके साथ इत्तेहाद करने का सोच भी नहीं रहे। तो इसलिए शायद इम्कान यही है कि हम सूबाई असेंबली में आजाद हैसियत में आजाद अरकान का ग्रुप बनाकर हम वहां बैठे और हम जो है। तो आजाद अरकान की तो मुख्तलिफ औकात में सोचें भी थोड़ी आज़ाद होती हैं। वैसे तो आपके जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से नाम गंडापुर का आया है, लेकिन उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें ये हैं कि चूंकि उनके ऊपर केसेस हैं, मुख्तलिफ मामलात में वो लीगली कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर भी आपको पता है जब ऐसी खबर आती है तो सच्ची या झूठी लेकिन खबरें आती हैं जी, एक ग्रुप मौजूद है जो इसका हामी नहीं है या मुखालफत कर रहा है। इनमें हकीकत कितनी है? चूंकि आपका वोटर डेफिनेटली ये जानना चाहेगा। तो क्या पार्टी के अंदर बिल्कुल इत्तेफाक 100% अली अमीन के नाम के ऊपर? और दूसरा जो कानूनी पहलू है इसके बारे में क्या कहिएगा?
लेकिन जहां तक कानूनी पहलू का ताल्लुक है उसका तो वो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि केसेस तो लोगों के खिलाफ बनते रहते हैं और हमें पता है, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के अवाम को पता है कि ये केसेस सियासी केसेस हैं। इन तमाम केसेस के बावजूद भी अवाम ने पीटीआई पर एतमाद किया और पीटीआई के लोगों को वोट दिया है। सही। तो वो इशू तो आउट ऑफ मतलब वो है बिल्कुल, इट्स नॉट एन इशू फॉर अस एट ऑल। जहां तक ताल्लुक है गंडापुर साहब पर एतराजात का, तो देखें एक बात तो ये कि पार्टी में एतराजात हर किसी पे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, हम ख्याल लोगों के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जब ऐलान कर दिया तो वो ऐलान यकीनन उन्होंने मुशावरत के बाद किया है, पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत करके मरकजी और सूबाई से कंसेंट लेकर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का ऐलान किया है। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब दो और एंगल से जो है वो मुस्तहिक होते हैं इस पोजीशन के, और वो ये कि वो सूबाई सदर भी रहे हैं और खास तौर पर ये जो क्राइसिस का टाइम हम पे गुजरा है उस दौरान उन्होंने पार्टी को संभाले भी रखा। फिर उन्हीं की क़यादत में, सदारत में पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और इतनी लैंडस्लाइड सीटें जो है तो आप कह रहे हैं कि मेजर कोई डिफरेंस है सच नहीं है, छोटे मोटे इख्तलाफात जो है वही है पार्टी के अंदर। ठीक है बैरिस्टर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेना जरूरी था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एज लीडिंग पार्टी सामने आई है। और बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे थे कि छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं पार्टीज के अंदर, हो सकते हैं, कोई मेजर डिफरेंस अली अमीन गंडापुर के नाम पर नहीं है बतौर सीएम। और दूसरी बात उन्होंने जो की कि हमें जमात इस्लामी के साथ हम बैठ सकते थे, लेकिन चूंकि अब उनकी पार्लिमानी हैसियत नहीं रही, कल आपको मालूम ही एक फैसला आया था जिसमें उनकी जो बाकी मानदा 2 सीट्स थी वो भी उनकी नहीं रही थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई जवाब नहीं बनता और शायद हम आज़ाद हैसियत में ही बैठे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कि इंतहाई अहम मौजू की। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों के कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद बच्चों में इस खतरनाक और जानलेवा मरज से आगाही और इसके सबब होने वाली अमवात को कम करना है। पाकिस्तान में सालाना 8000 बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है, जबकि दुनिया भर में सालाना 3 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो 19 साल से कम उम्र होते हैं और कैंसर की जद में आ रहे हैं। 19 साल से कम 3 लाख बच्चे दुनिया भर में। पाकिस्तान में जी कैंसर में मुब्तला 40% बच्चे उस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर लाए जाते हैं जब उनका कैंसर तकरीबन नाकाबिले इलाज हो चुका होता है। अगर हम कम तरक्की याफ्ता ममालिक बशमूल पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे सहूलियात की अदम फराहमी, देर से मरज़ की तशखीस होने के सबब जो बच्चों में सेहतियाबी की शरह है वो महज 25 से 30% है, यानी कि 70% बच्चे नहीं बच पाते। आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि इसके जो तयशुदा अहदाफ है इसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कैंसर में मुब्तला बच्चों की सेहतियाबी की शरह 60% तक करने के लिए कोशिशें जारी हैं और यह हदफ 2030 तक है कि 60% तक इस रेशो को ले जाया जाए। क्या वजूहात हैं, क्या एहतियातें हो सकती हैं, ये कितना वल्नरेबल है मामला, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अलगामी मौजूद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। उनसे इसी हवाले से रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का इस वेरी इंपॉर्टेंट डे पे। यू वेलकम सर, आप थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। वैसे तो मैंने एक इब्तिदा में कुछ बातें रखी हैं अपने देखने वालों के सामने, लेकिन आप सबसे पहले हमें अपने इल्म के मुताबिक इसकी वजूहात बताइए। बच्चों में किस किस्म की कैंसर ज़्यादा कॉमन है, क्यों होती है और इसकी तशखीस के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं, प्लीज़? लेकिन सबसे पहले तो ये है कि बच्चों में जिस किस्म के कैंसर होते हैं वो जो बड़ों में कैंसर होते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। बड़ों में जो कैंसर होते हैं उसके कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, आपने सिगरेट पिया तो आपका लंग कैंसर हो गया, आपने पान छालिया खाई तो आपका माउथ कैंसर हो गया। बच्चों में तो वो चीजें होती ही नहीं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनका दखल अंदाजी नहीं है उसमें। तो जो होता है वो इंसिडेंटली अपने तौर पे होता है। बहुत बहुत कम शरह है जेनेटिक डिजीजेस की जो कि हेरिडिटरी हैं, जो कि यानी खानदानी यानी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें है, लेकिन वो 1% से भी कम है। तो बच्चों में वो जो वजूहात हम आमतौर पे समझते हैं कैंसर के होने की, वो बच्चों में नहीं होता। ठीक है, मतलब ज्यादातर चीज ये है कि जी ठीक है, जारी रखिए प्लीज। मैं ये चाह रहा था कि दूसरी चीज ये है कि बच्चों में जिस किस्म के कैंसर होते हैं वो बड़ों के कैंसर से ज्यादा, यानी उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है और उनका आउटकम बेहतर रहता है। लेकिन जैसे आपने कहा शुरू में, एक शर्त उसमें यह है कि वो जल्दी तशखीस किए जाए। आप सबको मालूम है कि वो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 पे होता है। स्टेज 4 होता है जब जिस्म में फैला हुआ होता है कैंसर। तो जितना जल्दी उसकी तशखीस हो जाए, जितना जल्दी उसका इलाज शुरू हो जाए, वो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है उसका।
इलाज में तो हमारे लिए पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक के अंदर सूरत हाल थोड़ी मखदूश होती है, चैलेंजिंग होती है लोगों के लिए इलाज करवाना, लेकिन क्या तशखीस में भी ये मसला होता है या तशखीस करने में इतनी मुश्किलात नहीं है, तशखीस आसानी से मुमकिन है, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर कैंसर की? डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बेइंतहा पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान में पिछले 8-10 साल में। पहले जो था, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई 12 साल पहले की बात है, 12-13 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में 5 स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी बच्चों के कैंसर के इलाज के स्पेशलिस्ट मौजूद थे। 5 अब वो बढ़ के 55 हो गई है। ओके, वाओ। तो उसके साथ साथ जो सेंटर्स हैं पाकिस्तान में बच्चों के कैंसर के इलाज के, जो मुखस्सस सेंटर्स हैं, वो भी उनकी भी तादाद बढ़ी है। हर बड़े शहर में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, इन बड़े शहर, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इन शहरों में अब कैंसर के इलाज के यूनिट्स मौजूद हैं। ठीक, बिल्कुल। तो एक तो ये है कि फराहमी की, जहां तक एक्सेस टू केयर जो होता है, इन इलाज की फराहमी उसमें बेहतरी आई। का जो है, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बेहतरी आई। वक्त की चूंकि कमी है, मैं चाहता हूं जरा जल्दी से नुकात को कवर कर लिया जाए। आपने इनहेरिटेंस की बात की, यानी कि मौरूसी भी हो सकता है ये, या फिर बच्चे के अंदर इटसेल्फ कोई ऐसी वजह हो सकती है, बड़ों से मुख्तलिफ होती है वजूहात, तो कैसे गेज करें? वालिदैन ऐसी क्या एहतियात करें बच्चे के पैदा होने से पहले या बच्चे के पैदा होने के बाद, जिससे कम से कम प्रिवेंशन में ज्यादा से ज्यादा मदद मिले? देखिए, प्रिवेंशन, बच्चों के कैंसर में प्रिवेंशन नहीं हो सकती। अच्छा। अब तक जो मालूमात है, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, बच्चों के कैंसर में प्रिवेंशन का नहीं होता है। तो इसलिए जैसे एडल्ट्स में हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, ठीक है, बच्चों के कैंसर में हम अर्ली डायग्नोसिस की बात करते हैं। और उसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर चेकअप्स हैं, हम बच्चों के चेकअप्स कराते रहे, जो कि नॉर्मल चेकअप्स होते हैं बच्चों। एक अच्छी बात यह है कि बच्चों का कैंसर बहुत रेयर है। ओके। जो एस्टिमेट है उसका, वो 100 केसेस पर 1 मिलियन चिल्ड्रन है। ओके, यानी कि 10 लाख लोगों में से बच्चे हैं तो 100 बच्चों में 10 लाख में से 100 बच्चों में होएगा कैंसर हर साल। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा, 8 से 10 हजार बच्चों को कैंसर डायग्नोज हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बच्चों की आदाद इतनी ही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कॉमन कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर्स के अगर मैं बात करूं, तो ऐसा कौन सा कॉमन कैंसर है इन सब में से? वैसे तो आपने कहा रेयर है, लेकिन इन सब में से भी फिर कॉमन कौन सा है जो अमूमी तौर पे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा जो है ब्लड कैंसर, लुकीमिया जिसको कहा जाता है, तकरीबन 40% जो बच्चों में कैंसर होते हैं वो लुकीमिया होता है। उसके बाद ब्रेन के कैंसर्स जो होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं, वो होते हैं, और गुदत के लिम्फोमास जो कहलाए जाते हैं, वो उसके बाद होते हैं। ये तीनों मिला के तकरीबन 60% आपके कैंसर जो है पूरे तशखीस में आ जाते हैं। ठीक है, और कब तक बच्चा इस काबिल होता है ह्यूमन बॉडी कि उसको डायग्नोज किया जा सकता है? कब तक अर्ली डायग्नोसिस की आपने बात की, ये कब तक मुमकिन है, या वालिदैन को कब तक ऐसे स्टेप्स फौरी लेने चाहिए अगर उनको किसी किस्म के डाउट्स हो? देखिए, कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। ठीक है। मैंने नौमौलूद न्यूबॉर्न बच्चों में भी देखा है। ओके। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आप आमतौर पे 2 से 6-7 साल की उम्र में। अच्छा। तो उसमें रहता है, लेकिन कोई ये नहीं है कि उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। जब आप जरे बड़े हो जाते हैं, टीनेज में आ जाते हैं लोग, तो उस पर जो कैंसर्स होते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं बनिस्बत उनके जो छोटे बच्चों में, 10 साल की उम्र के कम से बच्चों में होते हैं। ठीक है। तो हो हर जगह, हर उम्र में हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड कैंसर है, इसमें कजन मैरिजेस का कोई रोल हो सकता है, क्योंकि उम्मी तौर पे डॉक्टर साहिबान मना करते हैं दीगर कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, लेकिन क्या कैंसर से भी इसका कोई ताल्लुक है? लेकिन कजन मैरिजेस का जो है वो, उसमें बहुत सारी आपकी जो फेमिलियल मौरूसी जो बीमारियां होती हैं वो आती हैं। इससे होता ये है कि हालांकि जैसे मैंने कहा कि 1% से कम होता है रिस्क इनहेरिटेंस का जी, किसी उसका, लेकिन वो बढ़ जाता है। पाकिस्तान में चूंकि 50 से ज्यादा फीसद शादियां जो होती हैं वो कजन मैरिजेस होती हैं। और इसमें जो है, अगर आप अमेरिका में या कहीं और देखें तो वहां पे अगर 1% कह रहे हैं तो हो सकता है यहाँ 2% हो गया, 3% हो गया उसकी वजह से। तो रिस्क
बढ़ता है। रिस्क बढ़ता है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिम बिलगामी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, आपने कीमती वक्त दिया और अहम मामले पे बात की। अल्लाह सबको सेहत दे, महफूज रखे। एहतियात बहुत ज़रूरी है। बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी आप अनयूजुअल चीज़ फील करते हैं तो उसको चेक करवा लें और वक्त के साथ अल्लाह करे इसमें मजीद बेहतरी आए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब कुछ क्रिकेट यानी कि पीएसएल के हवाले से। चौकों की छक्कों की होगी बरसात, विकेटें हवा में उड़ेंगी, यकीनी तौर पे उड़ेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 9 का मेला जो है वो सजने को तैयार है और हम इस पे मुसलसल बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमारी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस लीग के मैचेस के लिए टीमों का लाहौर में पड़ाव डालने का सिलसिला जारी है। कुछ इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज हैं, जो प्लेयर्स हैं या कोचेज हैं, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। जैसे शेन वॉटसन की हम तस्वीर कल देख रहे थे, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। अब कज़दाफी स्टेडियम में जी 17 फरवरी को इफ्तिताई तकरीब सजेगी और इसकी जो फुल ड्रेस रिहर्सल है इस इफ्तिताई तकरीब की, आई डोंट नो क्या चेंजेस आती हैं मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद इस इफ्तिताई तकरीब के हवाले से। कहा यह जा रहा है, खबरें ये आ रही है कि फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है और उधर LCAC जो ग्राउंड है वहाँ पे टीम ट्रॉफी जीतने का अज़्म लिए सख्त प्रैक्टिस भी कर रही है और लाहौर कलंदर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तीसरी बार चैंपियन बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा शायद ये कोरा इस्लामाबाद के नाम निकले। क्वेटा ग्लैडिएटर्स नई कैप्टनशिप के साथ इस दफ़ा पुरज़्म नज़र आती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था शुरू में कि रोली रोसोन के नए कप्तान होंगे। कज़ाफी स्टेडियम 9 मैचेस की मेज़बानी करेगा। पहला मैच लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद होगा। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि मिर्ज़ा साहब हम आपकी तरफ आएँ, आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो मैचेस हैं इनकी टिकट्स लोग नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन दस्तियाब तो है टिकट्स, लेकिन शायद प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोगों की दिलचस्पी नहीं। और आपका कराची तो वैसे भी पिछले कई टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्टेटर्स टू वॉच क्रिकेट। तो सबसे पहले मेरा आपको वेलकम के साथ ये होगा, ये क्या है, क्या PSL 9 कामयाब होगी ऑडियंस को, व्यूवर्स को अपनी तरफ लाने के लिए? मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर इमरान आपको भी। और मसला ये है कि जिस तरीके के हालात हैं, एक तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो गई है पॉलिटिक्स की तरफ, दूसरे टिकट्स के रेट्स इन्होंने ज्यादा रखे। जो लीग मैचेस हैं उनमें कम से कम 750 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए का रखा है। और जब प्ले ऑफ शुरू होंगे तो कम से कम 1000 का और ज्यादा से ज्यादा 8000 का। तो इस महंगाई के दौर में और फिर लोगों को मुश्किलात भी होती हैं सिक्योरिटी की वजह से, बड़ी दूर से पैदल चलकर आना होता है, कन्वेंस नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। और इस दौर में लोगों के लिए खास तौर पर इस महंगाई के दौर में अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो शायद यही वजह है, इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज इंटरेस्ट ना होने की कि टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, और जो टॉप के क्रिकेटर्स जो अट्रैक्शन है लोगों के लिए, अगर वो नहीं आ रहे तो फिर वो तो समझेंगे कि ये एक आम सा T20 टूर्नामेंट हुआ। और आप देखें ना कि अभी दुनिया में 4 लीग्स, बल्कि 2 तो अभी जारी हैं, 2 खत्म हो गई हैं। ऐसे 2020 साउथ अफ्रीका वाली खत्म हो गई, बिग बैश खत्म हो गई, और अभी IL T20 दुबई में जारी है, और उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग बांग्लादेश में जारी है। तो 4 लीग्स यके बाद दीगरे लीग्स हो रही है इमरान। लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा है। टेलीविजन पर देख रहे हैं आप, ग्राउंड में कितने लोग जाते हैं। ये बड़ा अहम नुकता है। लेकिन मेरे साहब, फिर आप तो क्रिकेट को कवर भी करते हैं, लीग्स को भी देखते हैं, ऐसा क्या ऑप्शंस हैं या थे PCB के पास? इनफैक्ट अभी हम कह सकते हैं कि हैं, चूंकि लीग शुरू नहीं हुई है, जिससे ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सकता था। चूंकि ये प्लेयर्स वाला फैक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स को खरीदने के लिए इतना पैसा लगाते हैं। तो क्या हो सकता था फिर, क्या ऑप्शंस थे जो अवेल नहीं किए गए, अभी तक नहीं किए गए? देखिए, एक तो इन्होंने कोई हाइप नहीं बनाई, कोई पब्लिसिटी नहीं हुई। पहले प्लेयर्स के कटआउट्स लगे होते थे। अब कराची में मैच 28 फरवरी से शुरू होंगे, और दिलचस्प बात यह कि रमजान मुबारक में मैच होंगे। 11 या 12 को पहला रोजा होगा, 18 मार्च को जो है वो फाइनल होगा PSL का। तो आप अंदाजा लगा लें कि रमजान में कौन आएगा, लोग तरावियां पढ़ रहे होते हैं, बड़ा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है रफ्ता रफ्ता। और दूसरे ये कि टिकट्स की कीमतें भी बहुत ज्यादा रखी गई। तरीकाकार भी होना चाहिए, 1-2 इनक्लोजर जहां शनाख्ती कार्ड दिखाकर लोग फ्री में देख सकें। पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट है और पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का ब्रांड है, वहां पर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अब ये कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे कब आएंगे, डे मैच में आ जाएंगे लेकिन नाइट मैच में कब आएंगे। तो बहुत सारे मसाइल हैं। इनको कोई इस तरह की स्कीम शुरू करनी चाहिए थी कि जिससे लोगों के लिए अट्रैक्शन हो सके, कि लकी ड्रॉ होगा या कोई और चीजें होंगी। बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए स्टेडियम लाहौर में। क्रिकेट बोर्ड के पास बजट्स तो अच्छे खासे हैं, ये बात आपको मुझसे बहुत ज्यादा मालूम है, और फ्रेंचाइजेस भी नाला रहती हैं क्रिकेट बोर्ड से उनके इकदामात को लेकर। तो क्या फ्रेंचाइजेस
फ्रेंचाइजीज के पास लीगली कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है जिसको वो परसू कर पाएं कि क्योंकि मैंने देखा कि सेकंड या थर्ड टियर की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपनी इंतखाबी कैंपेन्स की इतनी मार्केटिंग कर ली जितनी PSL 9 की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की, डिस्पाइट हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इमरान अरबों रुपए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ कई अरब रुपए जो है फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं। उसके अलावा ICC से आमदनी आती है। तो ये ब्रांड है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं IPL से, इंडियन प्रीमियर लीग से, तो हमें चाहिए ना कि इस पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। ये ना हो कि 2016 में नजम सेठी साहब, नो डाउट क्रेडिट उनको जाता है जब उन्होंने शुरू किया और ये ब्रांड बन गया, और इसके बाद बजाय इसको कि हम इसको ऊपर लेकर जाएं, ये नीचे जा रहा है। आप देखें ना, IPL को देखें, 2007 में 8 में शुरू हुई और किस तरीके से IPL ऊपर जा रही है। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम्स रखें। अब आप देखें कि एक आदमी टिकट खरीदता है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं हो रही, आपने सही कहा, लोगों की पहले कतारें नजर आती थी। एक आदमी टिकट खरीदता है, टिकट खरीद कर वो पहुंचेगा कैसे स्टेडियम तक, सबसे बड़ा मरहला उसे ये तय करना होता है। फिर उसके बाद खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है, कहां से अफोर्ड करेगा। मतलब क्रिकेट देखने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं जिनको इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिनको जो है ना एड्रेस करना होगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर हम आ जाएं। जो मुख्तलिफ कैप्टन्स मौजूद हैं, सरफराज की तब्दीली की भी हमने बात की है। ग्राउंड के अंदर किस हद तक अच्छी क्रिकेट हो सकेगी इन प्लेयर्स के साथ आपके ख्याल में? जो कि PSL मशहूर है दुनिया भर के अंदर, बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है, अच्छी क्रिकेट होती है, बड़े क्लोज नॉक्स होते हैं इसके अंदर। तो हम एक्सपेक्ट करें कि इस दफा भी ऐसी क्रिकेट होगी ग्राउंड के अंदर? मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में इमरान ये कह सकता हूँ कि इस मरतबा कॉम्पिटिटिवनेस मुझे नजर नहीं आ रही। अब देखें, अल्लाह करे कि अच्छे मैचेस हो, क्योंकि टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया कि सारे क्रिकेटर्स तो वो 4 लीग्स हो रही हैं वो खेल रहे थे, तो कितने क्रिकेटर्स आएंगे? दूसरे कप्तान की आपने बात की, 6 टीमें हैं, 6 में से 5 टीमों के कप्तान पाकिस्तानी, और वो पांचों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, चाहे वनडे इंटरनेशनल हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, उसमें कप्तानी कर चुके हैं। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो सरफराज को जो परसू किया कि जी वो स्टेप डाउन कर जाए, उसकी बुनियादी वजह शेन वॉटसन जो है वो चाहते थे कि नहीं, सरफराज को कप्तान नहीं रखना और ये इतना पुराना हो गया ये वो। अब आप बताएं कि शेन वॉटसन खुद कंट्रोवर्शियल रहे हैं। आपको याद होगा भारत के दौरे पर थे, फिर वो कप्तानी उनको हटा दिया गया, अब उनको लेकर आए। मतलब मेरी राय में बेशक अगर रायली रोसो नहीं थे, सरफराज को हटा रहे थे, किसी पाकिस्तानी को कप्तान बनाते ताकि आप फ्यूचर के लिए अपने कप्तान को डेवलप कर सकते। अब आप देखें कि बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, शादाब खान, ये सारे प्लेयर जो हैं ये तो कप्तानी कर रहे हैं ना, ये तो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके। शाहीन शाह अफरीदी, तो सिर्फ एक ही ऐसा है रायली रूसुल के जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो सोचना चाहिए था। मुझे लगता है दबाव का शिकार हो गई उनकी मैनेजमेंट, वरना जो कप्तानों की तस्वीर खिंची थी, जो ट्रॉफी की लॉन्चिंग हुई थी, उसमें 6 कप्तानों में तो सरफराज अहमद भी मौजूद थे। तो आखिरी लम्हे पर आप फैसला कर रहे हैं, इससे टीम की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि रायली रोसो प्लेयर से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं है। वो क्या करेंगे, लगता है सारे शॉट्स शेन वॉन खेलेंगे, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होगा। शेन वॉटसन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। वैसे PSL की आमद है और PSL के साथ साथ हमारे तबसरे तजिए, इनमें भी थोड़ी हीट बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर ऊपर जाता है। इट्स गुड फॉर क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि लोगों के लिए जरा टिकट प्राइसेस और कम करे, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए जरा डिस्काउंटेड रेट्स होने चाहिए ताकि लोग ज्यादा इसमें आए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आखिरी हिस्से में हम यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं। आज भी खुशी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। क्या नया है इनके पास, उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू खुशी। थैंक यू इमरान। तो आज हम आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे। आर्म्स ज़्यादा लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। सो हम कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे आर्म्स की। सो वार्म अप फर्स्ट। आपको पहले भी मैंने पिछले सीरीज में बताया था कि हम वार्म अप करेंगे बिफोर द वर्कआउट। सो वी डू आर्म सर्कल, 30 बैक, 30 साइड, फ्रंट, ठीक है, रोटेशंस, ठीक है, एंड शोल्डर रोटेशंस एज वेल, ठीक है। टो टचेस 30-30, each stretch is 30-30, and then jumping jacks you're going to do 1 minute. So guys, हम start करेंगे with a pair of dumbbells. अगर आप beginner हैं, you can use lighter dumbbells. So you need to start with iso curls. आपने पैरल रखना है, एक आर्म को टाइट रखना है, it's contracted, और पैरल to your elbows, straight in line, and then हमने दूसरा मूव करना है. So we're going to do 10 on the right,
ठीक है, एंड जब आपने पुल करना है इसको ब्रीद इन एंड देन नीचे जाते हुए ब्रीद आउट. सो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर फिर जब व्हेन यू डन विद द 10 देन यूज दिस वन. स्टार्ट विद द अदर आर्म, होल्ड विद दिस. So guys, 10 each side. We're going to do 3 reps, 3 sets. So guys, second exercise is hammer curls. Elbows tucked in, ठीक है, in front of your core, left. So we're going to do 10 on the right, and then 10 on the left. Front और side इसलिए दिखाई ताकि आपको angle पता लग जाए. So same way, breathing should be breathe in when you pull, breathe out when you flex. So guys, हम ट्राइसेप पे मूव करेंगे. हमने अभी बाइसेप किया, ट्राइसेप्स ये हम 3 एक्सरसाइज करेंगे और तीनों फ्लोर पे होंगी. So guys, हम एक डंबल लेंगे. You can use a bigger dumbbells और lighter dumbbells अगर आप बिगनर हैं. So guys, हम स्टार्ट करेंगे. एल्बोज बेंड रहेंगी, डंबल राइट अबव द फोरहेड एंड पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे हम इसको. बेंड एंड एक्सटेंड. सो गाइस, ये 10 रेप्स होंगे, ठीक है. देन हम स्कल क्रशर्स करेंगे. डंबल राइट अबव द चेस्ट एंड देन नीचे लेके जाएंगे बिहाइंड आवर हेड. एल्बोज मूव नहीं होंगी एंड देन एक्सटेंड राइट अबव द चेस्ट. ब्रीद इन एंड एक्सटेंड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड देन एक्सटेंड, ब्रीद आउट. इस और दूसरी एक्सरसाइज पे गाइस हम यही यूज कर लेंगे डंबल्स. सो ट्राइसेप चेस्ट प्रेसेस. तो इसमें ट्राइसेप्स का जो मसल है वो प्राइमरी मसल, चेस्ट इज अ सेकेंडरी मसल्स. ये हम 20 रेप्स करेंगे. बाकी दोनों एक्सरसाइज की हम 10 रेप्स करेंगे और इसके 20 रेप्स करेंगे. गाइस, ये आपने 3 से 4 सेट्स करने और जो जो रेपिटेशंस बताए हैं आपने वो करने. बाकी जितने भी आप सेट्स करेंगे, आप जितनी कंसिस्टेंसी से करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. सो ये रूटीन आपने एटलीस्ट मंथ फॉलो करनी है. मंथ के बाद आप रूटीन चेंज कर सकते हैं. ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. ये घर पे आराम से हो सकती है. जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स. इसके बाद आपने कूल डाउन करना है. सो गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. चले. थैंक यू वेरी मच खुशी. थैंक यू सो मच कि इतने कम वक्त के अंदर एक मौसर एक्सरसाइज उम्मीद है आपको देखने को मिली. प्रोग्राम खत्म होना चाहता है. कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिए. अच्छा सा दिन गुजारिए. अल्लाह हाफिज़.